नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूँ सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक समस्या के बारे में। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, ऐसे ऐसे उन्हें कई सारी समस्याओं से कहीं ना कहीं जूझना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं में से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या, यानी कि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन और जोड़ों में अकड़न की समस्या। ऐसे में जो महिलाएं इस समस्या से जूझ रही होती है दर्शकों, उनको उठने बैठने में, चलने फिरने में, यानी कि उनकी जो दिनचर्या होती है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण प्रभावित होती है। आज अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को करीब से समझने का प्रयास करेंगे, इसके लक्षणों को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद के जरिए किस तरह से इस बीमारी से पार पाया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल जुझेलिया जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सोनल, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते। तो डॉक्टर सोनल, आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। और हमने सुना है कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो कई सारी समस्याओं के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये जो समस्या है ये भी बेहद आम होती जा रही है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या आखिर है क्या, और आयुर्वेद में इस समस्या को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ये एक जोड़ों का रोग है और इसे डिजीज़ ऑफ एजिंग भी कहा गया है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ ही इसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे जो बोन्स होती हैं, हमारी बोन्स के दोनों, सपोज़ ये बोन्स हैं, ये मिलकर हमारा जॉइंट बनाते हैं, इसके सिरों पर लगा होता है कार्टिलेज। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये कार्टिलेज डीजनरेट होने लगता है, इसीलिए इसे डीजनरेटिव डिजीज़ भी कहा गया है। जैसे ये कार्टिलेज टूटने लगेगा तो ये दोनों एंड्स आपस में रगड़ने लगते हैं और पेशेंट को इसमें अनबियरेबल पेन होता है, स्टिफनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। तो इसीलिए ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ भी हम इसको मानते हैं, क्योंकि पेशेंट मूव करने में बहुत ज़्यादा डरने एक बार लगता है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनका सबसे पहला सिम्टम होता है, मैम हम चलने में हमें डर लगता है, उठने में हमें डर लगता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इसीलिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हाँ, इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनल, इसके कारण क्या होते हैं? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद कहीं ना कहीं ये समस्या शुरू होती है, तो वजह क्या होती है? क्यों बढ़ती उम्र के साथ ही ये समस्या देखने को मिलती है और महिलाओं में ज़्यादा ये समस्या कहीं ना कहीं होती है? देखिए, ऐसा नहीं है। पहले की बात की जाए तो ये बीमारी 60-70 के बाद आती थी, है ना, लेकिन आज की डेट में मैं देखती हूँ 30, 35, 40 में भी ये बीमारी मिलने लग गई है। उसका कारण क्या होता है? हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। और अगर इसके कारणों की बात की जाए तो देखिए, दो तरह से इसे समझना होगा। पहला, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है वो है हमारा आहार। आयुर्वेद में जैसे कहा गया है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका वर्णन आया है संधिगत वात के नाम से। ये एक वात प्रधान रोग होता है जिसमें हमें हमारा शरीर में वात मेन रूप से विकृति होती है, प्रकोपित हो जाता है। तो जो इंसान, जो व्यक्ति वात को बढ़ाने वाले आहार का सेवन करते हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वात मेन रूप से इसमें प्रकोपित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी वात को बढ़ाने वाले आहार हैं, या फिर इसके अलावा अगर मैं कारण की बात करूं, जैसे आपने मुझसे पूछा कि भाई महिलाओं में ये क्यों बीमारी ज़्यादा हो रही है, देखिए उसका सीधा सा कारण ये होता है क्योंकि सबसे पहला रीज़न होता है हमारे जो महिलाओं की एक शारीरिक रचना बनाई गई है। इसमें जो जॉइंट्स होते हैं महिलाओं के, ये काफ़ी लचीले होते हैं कंपैरेटिव टू, अगर हम मेन देखें, पुरुष के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन अगर होता है या थोड़ा सा भी इंटेंस एक्सरसाइज कर ली, वेट बेयर कर लिया, तो जो इंजरी है वो होने का ज़्यादा खतरा होता है। दूसरा, ये बीमारी क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट्स जो हमारे होते हैं उसमें होती है। वेट बेयरिंग जॉइंट जो हमारे शरीर का भार एक तरह से ले रहे हैं, जैसे नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है। तो इस वजह से जब कोई इंटेंस एक्सरसाइज या जिम होता है, जैसे मैं बेसिकली अपनी फीमेल पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आप जिम, इसी वजह से, क्योंकि अगर उसमें आपने ध्यान नहीं रखा और वेट आपके जॉइंट्स पर आ गया तो कहीं ना कहीं उस इंजरी से कार्टिलेज के डैमेज होने का खतरा होता है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की उत्पन्न हो सकती है, बीमारी उन्हें हो सकती है। दूसरा कारण होता है हार्मोनल।
फीमेल्स में क्योंकि लाइफ के कई स्टेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली होने वाली, मीनोपॉज है, रजोनिवृत्ति है, ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम। इस टाइम पर फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं। और अगर मैं बेसिकली रजोनिवृत्ति की बात करूं, मीनोपॉज की, तो इस दौरान बॉडी में जो ईस्ट्रोजन होता है, जो एक फीमेल हार्मोन होता है, इसका स्तर कहीं ना कहीं डाउन होता है, कम हो जाता है। और ये हार्मोन हमारे जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। लेकिन जब ये हार्मोन कम होता है तो हमारा जो कार्टिलेज होता है वो कहीं ना कहीं उसमें क्षति आने लगती है, वो डिजनरेट होने लगता है और अल्टीमेटली इस बीमारी को उत्पन्न करने का कारण बनता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनल, हमने कई बार देखा है कि महिलाओं में कई तरह की घुटनों से संबंधित या जोड़ों से संबंधित कई तरह के विकार देखने को मिलते हैं। अर्थराइटिस के भी कई अलग अलग किस्में देखने को मिलती है, लेकिन ये और बीमारियों से कितनी अलग है, इसके लक्षण किस तरह से होते हैं? अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है, तो बाकियों से ये कितने, इसके लक्षण कितने विभिन्न या भिन्न होते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्थराइटिस तो एक बहुत ही वास्ट टर्म हो गई। उसके अंदर बहुत सारे अर्थराइटिस आते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है ना। इसी का एक पार्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बाकियों से इस तरह से अलग होता है, इसमें अगर मेन चीज़ पर हम फोकस करें तो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा घुटने घिसने लग गए हैं, है ना। तो वो चीज़ इसमें हमें मिलती है। जो कार्टिलेज है, जैसे मैंने बताया, जो एंड्स, जो बोन्स होती हैं, उनके सिरों को एक तरह से कुशन का काम करता है। जब धीरे धीरे एज बढ़ने की वजह से या बाकी दूसरे फैक्टर्स की वजह से ये डीजनरेट होता है, तो दोनों एंड्स आपस में टकराते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक तो ये कारण होता है कि कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से ये बीमारी हो रही है। दूसरा, बाकी बीमारियों में आप इसका जो टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट में हमें नहीं पता लगेगा। ब्लड टेस्ट से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को नहीं डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए हमें या तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, एक्सरे कराना पड़ेगा, या एमआरआई या सीटी स्कैन में हमें जाना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे शुरुआत में पेशेंट को हल्का दर्द होने लगेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेजेस होती हैं। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें उनको पेन होगा, हल्का दर्द होने लगेगा, जो मोस्टली पेशेंट उनको नज़रअंदाज करते हैं, स्पेशली फीमेल्स। महिलाओं में मैंने देखा है वो या तो थर्ड स्टेज पर मेरे पास आती हैं या फिर बिल्कुल सीवियर लास्ट स्टेज में आती हैं। फर्स्ट 2 स्टेज को वो मानती हैं कि अच्छा हम घर का काम कर रहे हैं तो हल्का फुल्का दर्द चलता है। तो इस तरह से ये इसके इनिशियल स्टेजेस हैं जिसमें हल्का दर्द होगा पेशेंट को, उसको चलने में परेशानी होगी, बैठने में परेशानी होगी। ये इसमें सिम्टम्स हमें मिलते हैं। बिल्कुल। तो क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस, डॉक्टर सोनल, सिर्फ घुटनों में के जॉइंट्स में ही इसका असर देखने को मिलता है, या महिला के किसी और शरीर के अंग में भी, कहीं और जॉइंट्स में भी देखने को मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ घुटने हम लोग इसलिए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। उसका कारण ये होता है कि घुटने के ऊपर हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है जो हमारा नी जॉइंट होता है। इस वजह से ये थोड़ा लाइट में आता है, बट ऐसा नहीं है। ये बाकी जॉइंट्स में, जैसे हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हाथों की फिंगर्स में हो सकता है, गर्दन में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन से जॉइंट को गलत तरीके से यूज़ किया गया, या फिर उसमें इंजरी आई, या वहाँ का कार्टिलेज डैमेज होने लग गया। इट डिपेंड्स सो मैनी फैक्टर्स कि किस वजह से हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नी में होता है। बिल्कुल। आपने स्टेजेस की बात की, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कितनी स्टेजेस होती हैं और किस तरह से जो ये पूरा प्रोसेस होता है, या ये जो बीमारी है, ये अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ते बढ़ते कितनी गंभीर हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर स्टेजेस की बात की जाए, 4 स्टेजेस इसकी होती हैं। पहली स्टेज होती है इसकी अर्ली स्टेज, जिसमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हमें मिलते हैं, जैसे हल्का दर्द पेशेंट को होने लगता है। मूवमेंट यहाँ पर अभी तक बेयर नहीं होता है, यहाँ पर मूवमेंट पर कोई परेशानी नहीं आती है पेशेंट को, बस एक अकड़न उन्हें महसूस होती है अपने जोड़ों में। लेकिन ये आ भी सकता है और जा भी सकता है, मतलब यहाँ पर बहुत माइल्ड सिम्टम हमें मिल रहे हैं। सेकंड स्टेज इसकी आती है माइल्ड स्टेज। माइल्ड स्टेज में पेशेंट को ये जितने सिम्टम्स हैं थोड़ा बढ़ने लग जाते हैं, जैसे स्टिफनेस ज़्यादा मिलेगी, पेन ज़्यादा होने लगेगा, कंटिन्यूस रहेगा पेन।
थर्ड स्टेज इसकी आती है मॉडरेट स्टेज। मॉडरेट स्टेज में पेशेंट का अभी बाकी दो, फर्स्ट जो स्टेज थी उसमें कार्टिलेज हमारा डैमेज नहीं हुआ है, वो हेल्दी है, तो वो दो स्टेजेस में अगर इनिशियली पेशेंट ने एक अवेयरनेस उसमें आ गई और उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो इट्स वेरी इजी कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कम्प्लीटली। थर्ड स्टेज में कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को चलने फिरने में परेशानी होने लगती है, उठने बैठने में परेशानी होने लगती है, यहाँ पर अभी कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हुआ है। और लास्ट स्टेज इसकी सीवियर स्टेज आती है जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्टेज होती है, क्योंकि इसमें कार्टिलेज लगभग हम कह सकते हैं कि ख़त्म होने की कगार पर होता है। साइनोवियल फ्लूइड कहीं ना कहीं सूख जाता है जो हमारे जॉइंट्स को एक तरह से उसमें लचीलापन लेकर आता है ना, मूवमेंट में उनको हेल्प करता है, तो वो कहीं ना कहीं सूख जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि डिफॉर्मिटी एक तरह से हो जाती है जॉइंट में, तो ये थोड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। कई बार डॉक्टर सोनल हमने देखा है कि कई लोगों में पैरों में, कई महिलाओं में जब वो चलती हैं तो उनके पैरों में कुछ लचक या टेढ़ापन भी आने लग जाता है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर शुरुआत की बात करें तो हाँ, हल्का दर्द है, अकड़न है। कई बार क्या होता है ना, पेशेंट इसमें जैसे मैंने बताया ये बहुत पेनफुल बीमारी होती है, पेशेंट को इतना दर्द होता है कि वो एक मूवमेंट से डरने लगता है कि अगर मैं ऐसे चलूँगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, तो उसकी वो जो मूवमेंट होती है, बॉडी पोस्चर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है उस डर की वजह से। उस पेन को ना सहना पड़े या वो पेन ना हो मुझे, तो इस वजह से उसका जो बॉडी पोस्चर होता है या उसका जो मूवमेंट होता है, चाल होती है, वो बदल जाती है। बिल्कुल। आपने अभी वात की बात भी करी कि कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है वो वात दोष से रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं कि किस तरह से हमारा जो डाइजेशन है या वात दोष अगर शरीर में है तो किस हद तक इस बीमारी को उत्पन्न कर सकता है। और हार्मोन्स की भी हमने बात करी, तो किस तरह से हार्मोन्स और हमारे जो शरीर की जो प्रकृति है वो किस तरह से इस बीमारी को कहीं ना कहीं उत्पन्न करती है? देखिए, आयुर्वेद में तो इस बीमारी का जो मेन कारण बोला गया है, इनफैक्ट इसका जो वर्णन आया है वो संधिगत वात रोग से किया गया है। वात प्रधान व्याधि है ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण जिसे कह सकते हैं वो है वात दोष। वात दोष बहुत सारे फंक्शंस इसके हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेशन, हमारा स्पीच, हमारा नर्वस सिस्टम और कहीं ना कहीं हमारी जो डाइजेशन है वो कहीं ना कहीं ये हमारा वात जो है वो इन सब चीज़ों को देख रहा है। फंक्शंस ये वाले सारे होते हैं वात के। अब वात जब प्रकोपित होता है ना, अगर वात नॉर्मल बना हुआ है तो ये सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से बॉडी में होते हैं, लेकिन जब वात दोष बढ़ जाता है शरीर में तो वो कई तरह के इस तरह के, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वात दोष क्या होता है जब प्रकोपित होता है तो ये संधियों में जाकर जमा हो जाता है। संधियाँ मीन्स जॉइंट्स, वहाँ जाकर जमा हो जाता है और संधियों में एक विकृति को उत्पन्न कर देता है और कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस की उत्पत्ति हो जाती है। वात दोष क्यों प्रकोपित होता है? कहीं ना कहीं जो वात को बढ़ाने वाले निदान हैं, जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वात दोष हमारा बढ़ जाता है ना। तो वो निदान हमें जानने ज़रूरी है कि कौन से होते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे महिलाओं की एक आदत होती है सुबह उठकर नाश्ता नहीं करना, पहले बच्चों को देना, पति को देना, घर में बाकी अगर सदस्य हैं उनको खाना देना। तो होता क्या है, जब आप ज़्यादा लंबे टाइम भूखे रहते हैं तो उससे आपके शरीर में ना वात दोष बढ़ जाता है। और वात दोष बढ़ना, जैसे मैंने बताया, इसका एक मेन कारण होता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि भूखा ज़्यादा लंबे टाइम रहना। आजकल आपने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत पॉपुलर हो रही है, ज़ीरो ऑयल बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन क्या हर प्रकृति के इंसान के लिए वो एक सही चीज़ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको ऑयल, घी, जितने भी स्निग्ध ज़रूर अपनी डाइट में आपको शामिल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वात के अपने गुण क्या है? रूक्ष, शीत, लघु। अगर आप समान गुण की सेवन करोगे तो वो उस चीज़ को बढ़ाएगा। तो हमें अगर वात को शांत करना है तो हमें इसके विपरीत जाना होगा। रूक्षता को कौन करेगा? स्निग्धता, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑयल ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे मैं बता रही हूँ, आजकल कई आते हैं कि हमें वेट कम करना है, हम इतने घंटे का फास्ट करते हैं। आप ज़्यादा लंबे टाइम अगर भूखे रहेंगे तो उससे वात दोष प्रकोपित होगा और कहीं ना कहीं ये कारण बनेगा ऑस्टियोआर्थराइटिस का। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं आज की हुई गलती आने वाले सालों में हम भुगत सकते हैं। डॉक्टर सोनल, पहले तो कहीं ना कहीं जैसे आपने भी बोला कि 70 साल के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं में समस्या देखने को मिलती है। आज के समय की अगर बात करें या जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारी होती है, ये बीमारी अब कितनी अर्ली एज में आने लगी है? आपको कौन कौन से ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो बहुत यंग एज में भी क्या ये बीमारी अब देखने को मिल रही है महिलाओं में? बिल्कुल, देखिए
25 साल 30 साल कोई एज नहीं होती ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। अगर पहले के केसेस हम देखेंगे तो 50, 60, 70 के जो एज के ग्रुप के लोग होते थे उसमें ये बीमारी मिलती थी। इसको इनफैक्ट जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये बीमारी मिडिल एज या फिर ओल्ड एज की है। लेकिन अब ये यंग एज में भी आ गई है, 25 साल 30 साल, जिसमें हमारा बॉडी एक तरह से ग्रो हो रही है ना। धातुओं की कोई कमी नहीं होती है, धातुएं बिल्कुल अच्छे से हमारे काम करती है, सारे फंक्शन करती हैं, बट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल और हमारी जो डाइट है ये दोनों कहीं ना कहीं हमने इतनी ख़राब कर ली हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशन जो पोषण हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। शरीर की धातुएं कहीं ना कहीं क्षीण हुई हैं, है ना। पोषण अगर हमारी धातुओं को नहीं मिलेगा तो आगे के जितने भी फंक्शंस है बॉडी के, कार्टिलेज है, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, वो हेल्दी कैसे बनेंगे, मसल्स हेल्दी कैसे बनेंगी, है ना। यानी कि आजकल के समय अर्ली डीजेनरेशन शुरू हो चुका है। बिल्कुल। आयुर्वेद की बात भी करेंगे हम और जानेंगे लक्षण आपने बताए, कारण आपने बताया, इलाज उपचार पे भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले जानना चाहेंगे, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो किस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी कौन सी स्टेज है, क्या ये अर्थराइटिस ही, ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, तो किस तरह से डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया है ये कैसे होती है? देखो सोनाली, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे जो उनका मेन सिम्टम होता है ना, कंप्लेन होती है, वो अभी तक की प्रैक्टिस में 13-14 साल की प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है, उसमें मैंने जो मेन सिम्टम देखा है वो देखा है हमें चलने में परेशानी होती है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होती है ना। तो क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको क्या मूवमेंट आपका ऊपर नीचे, जॉइंट्स जो नी जॉइंट है सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को चलने में इसमें प्रॉब्लम होता है। क्या है ना, मनुष्य की एक टेंडेंसी होती है, जब तक हमारा जो दिन भर का काम है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं होता ना, हम तब तक सीरियस नहीं होते हैं। तो पहली 2 स्टेजेस तो हम निकाल ही देते हैं कि अच्छा हल्का दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, सुबह उठ के स्टिफनेस हो रही है, हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हमारा जो कार्य है वो बाधित होता है तब हमें एहसास होता है कि नहीं, अब हमें दिखा देना चाहिए। तो इसलिए पेशेंट भी मेरे पास उसी स्टेज पर आते हैं कि हमें चलने में परेशानी हो रही है, हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही है, हम बैठ जाते हैं तो मैं अपना जो जॉइंट्स है उसको खोलने में, जैसे मूवमेंट में मुझे परेशानी हो रही है, उठकर बैठने में परेशानी हो रही है। तो तब उसके बाद कहीं ना कहीं आप टेस्ट, हाँ, उसके बाद ये जैसे इनिशियल स्टेजेस हो गए कि ठीक है, अगर ये कंप्लेन पेशेंट मेरे पास लेकर आ रहा है। दूसरा, हाँ, जैसे आपका प्रश्न था कि मैं किस तरह से डायग्नोज करती हूँ, तो ये वाला सिम्टम्स हमारे पास पेशेंट लेकर आते हैं। दूसरा देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे चीज़ एक जो मेडिकल प्रैक्टिस में होती है वो होती है हिस्ट्री। रोगी का जो इतिहास होता है वो एक डॉक्टर को सब कुछ बता देता है। तो मैं सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जब लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि इनको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन है, स्टिफनेस है, चलने में परेशानी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम एक्सरे में जाते हैं या MRI में जाते हैं, जिससे हमें जॉइंट कितना हेल्दी है या अंदर किसी तरह का डैमेज हुआ है, डीजनरेशन हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बिल्कुल। अब आयुर्वेद की यहाँ पर बात कर लेते हैं। उपचार की प्रक्रिया किस तरह से होती है? जब कोई अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई अर्ली स्टेज में आपके पास आता है या लास्ट 4th स्टेज में आपके पास आता है, तो किस तरह से आयुर्वेद के जरिए इस बीमारी का इलाज किया जाता है? हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका इलाज आयुर्वेद में जैसे कई लोग होते हैं ना, डर जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया अब कुछ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट्स कम्प्लीटली क्योरेबल, पूरी तरह से ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा सीवियर या कम्प्लीटली डैमेज नहीं हुआ है अगर कार्टिलेज। सीवियर केसेस में भी इसको मैनेज तो किया जा सकता है, हाँ, इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे आपने बोला स्टेजेस के अनुसार अगर मैं बताऊंगी तो देखिए, शुरुआत की स्टेजेस में अगर आप आते हैं तो इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हो। 2 चीज़ों का हमें इसके उपचार में ध्यान रखना है। पहली चीज़, जैसे हमने बात करी कि ये एक वात प्रधान व्याधि है, तो हमें वात दोष पर इस पर हमें ध्यान देना होगा कि शरीर में वात दोष बैलेंस रहे, शांत रहे। वात दोष बैलेंस कैसा होता है? सबसे बड़ी जो आयुर्वेद में चिकित्सा बताई गई है वो है स्नेहन और स्वेदन चिकित्सा। स्नेहन, जैसे मैंने बोला कि वात का अपना गुण क्या है, रूक्षता, शीतलता, तो उसकी अपोजिट चिकित्सा हमें करनी होगी स्नेहन। स्नेहन भी इसमें हमें 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, एक होता है बाह्य और एक होता है अभ्यंतर। बाह्य जो स्नेहन होता है, जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद में ऑयल मसाज अभ्यंग क्रिया बताई गई है,
तो वीकली या 15 दिन में एक बार आप अपनी बॉडी की ऑयल मसाज कराएं। जितने भी मेडिकेटेड ऑयल हैं, जैसे महानारायण है, नहीं है तो तिल के तेल से करिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर बॉडी, फॉर योर वात को शमन करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? तिल का तेल होता है। तो वो आपको लगाना भी है और वो सुबह उठकर आप 1 चम्मच खाना भी है। तो ये दोनों तरह से आपकी बॉडी को स्निग्धता प्रदान करता है। दूसरा इसमें आता है स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है स्टीम, एक तरह से अगर समझना चाहें, या सिकाई हम कह सकते हैं। तो सिकाई कैसे करनी है? आप बालू यानी रेत हो गया, नमक हो गया, उसको आप गर्म करके पोटली बनाएं और उससे आप अपने उस प्रभावित पार्ट की आप उसको सिकाई कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होता है? देखिए, स्नेहन स्वेदन से दोनों से एक जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आ गई है, जकड़न आ गई है, वो ख़त्म होती है, एक लचीलापन आता है। दूसरा, जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं, उनके अंदर एक ताकत आती है, एक बल आता है। ये फ़ायदा होता है स्नेहन और स्वेदन से। तीसरा इसमें स्टेप आता है रसायन चिकित्सा का। रसायन चिकित्सा क्यों ज़रूरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस में? क्योंकि जैसे हमने जाना कि ये डिजीज़ ऑफ एजिंग है, उम्र बढ़ने के साथ होती है, कम उम्र में भी हो रही है। कारण क्या है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कहीं ना कहीं मनुष्य में अब आजकल क्या हो गया है ना, फास्ट हो गई है लाइफ, जल्दी जल्दी करना है, काम पे जाना है, थोड़ा सा कुछ खा लिया, नहीं देखा कि बैलेंस्ड है या नहीं है, नहीं देखा प्रोटीन है या नहीं है, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल, विटामिन, सब कुछ चाहिए ना हमें, लेकिन वो हमारी थाली में तो नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें उस चीज़ों का अब लोग सप्लीमेंट्स की बात क्यों करने लग गए हैं? इसीलिए करने लगे हैं क्योंकि वो एक बैलेंस था। क्या पहले होता था? पहले लोगों को पता ही नहीं था कि आयरन भी लेना है, कैल्शियम भी, आपने कभी सुना है पुराने ज़माने में हमें दादा नाना को कभी जोड़ों में दर्द हुआ हो? नहीं होता था, है ना, क्योंकि वो लोग धूप में भी बैठते थे, वो लोग दूध, दही, पनीर अच्छे से खाते थे। तो ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रसायन चिकित्सा की बात करते हैं। औषधि कौन सी हमें लेनी चाहिए, है ना? धातुओं की पूर्ति के लिए जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर में होती हैं। कहीं ना कहीं ये इनका पोषण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फर्दर फंक्शंस हमारी बॉडी में करती हैं जो हमारी ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए जो बेस्ट मेडिसिन है आयुर्वेद में, वो है महायोगराज गुग्गुल। महायोगराज गुग्गुल बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है और इसको आपको किसके साथ लेना है? गाय के दूध के साथ आपको लेना है। ठीक है, दिन में आप 2-2 गोली इसकी ले सकते हैं, 4 गोली दिन में एक बार आप 1 गिलास गाय के दूध के साथ ले लें। ठीक है, तो ये पूर्ति करने का काम करता है, धातुओं को पोषित करता है। दूसरी चीज़, रात में सोते समय च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। च्यवनप्राश मिथ है कि आपको गर्मियों में नहीं लेना, सर्दियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसको 12 महीने ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको गाय के दूध के साथ च्यवनप्राश लेना है और ये दोनों ही चीज़ आपके शरीर में धातुओं की पूर्ति करती हैं, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको दूर करती हैं। तो ये आपकी रसायन चिकित्सा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनल, लगभग कितना समय लगता है आयुर्वेद के हिसाब से, अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है जोड़ों की, तो अमूमन कितने समय में एक महिला स्वस्थ हो सकती है? देखिए, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो कई पेशेंट्स में रिज़ल्ट 15 दिन में भी मिल जाते हैं, कई पेशेंट में 2 महीने और मैक्सिमम जैसे 3 महीने में तो कम्प्लीटली क्योर है। मतलब पेशेंट खुद ही इतना ज़्यादा फिट महसूस करने लगता है कि मुझे वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इट डिपेंड। देखिए, आयुर्वेद में ना 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं: आहार, विहार और औषध। आहार मीन्स हमारी डाइट, विहार मीन्स हमारा लाइफस्टाइल और तीसरा औषध मीन्स मेडिसिन। पहली 2 चीज़ें अगर आप ख़राब करते हो, कहीं ना कहीं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल आपका गड़बड़ है, तो आपको औषधि पे जाना पड़ेगा, राइट। और ये भी है कि अगर आप एक वैद्य के पास जाते हो ट्रीटमेंट के लिए, तो आप पूरी तरह से सिर्फ औषधि पर डिपेंड नहीं होगे। एक वैद्य आपको पहले डाइट के बारे में बात करेगा और फिर औषधि बताएगा, क्योंकि मेन फोकस ही डाइट, आहार से ही हमारा शरीर बन रहा है ना। तो वो चीज़ें, जब दोनों चीज़ें बैलेंस करके और सही तरीके से पेशेंट लेता है ना, तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। गुड पेशेंट, बैड पेशेंट दोनों आते हैं मेरे पास। गुड पेशेंट वो होते हैं जो अच्छे से बात मान लेते हैं, पूरा डाइट पे भी अच्छे से फोकस करते हैं, तो रिजल्ट 15 दिन में मिल जाते हैं, अच्छे, उनका दर्द भी दूर हो जाता है, स्टिफनेस दूर हो जाती है। बट कुछ पेशेंट के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इट विल टेक टाइम कि 2 महीना 3 महीने तक तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। बिल्कुल। घरेलू नुस्खों की अगर बात करें, क्या कुछ हमारी ऐसी रसोई में हो सकता है जो ख़ास तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो उन चीज़ों का इस्तेमाल उनको करना चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे किचन में ही मौजूद होती है, तो कुछ ऐसे आप घरेलू नुस्खे भी बताएं हमारे दर्शकों को जो विशेष रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
देखिए आयुर्वेद ना एक ऐसी पैथी है कि घरेलू उपचार इसमें बहुत एक ऐसा टर्म है जो बहुत यूज़ होता है। लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएं जो हमारी घर की रसोई से मिल जाए और हम ठीक हो जाएं। बिल्कुल, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप अपनी किचन से ही काफ़ी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा राहत दे सकती हैं। जैसे इस बीमारी का जो मेन लक्षण है वो है जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करती हैं, जैसे अदरक, लहसुन, कच्ची हल्दी, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो आप हल्दी की चाय ले सकते हो सुबह के समय खाली पेट, या फिर आप अजवाइन का पानी ले सकते हो। ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं। सर्दियों में अगर मैं खाने की बात करूं कि कौन सी चीज़ें इसमें खानी चाहिए जो आपके एक तरह से जॉइंट को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, शकरकंद एक ऐसी चीज़ है जिसमें कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, इतने मिनरल्स और विटामिन्स हैं, आपके जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चुकंदर बहुत अच्छा होता है, चुकंदर आपके जॉइंट्स में एक लचीलापन लाता है, आपकी ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। गर्मियों में चुकंदर का जूस पीजिए, सर्दियों में शकरकंद खाइए। अलसी का पाउडर बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना कि आपको सीज़न के साथ चेंज करनी चाहिए, है ना। सर्दियाँ हैं तो आप ये खा लीजिए, गर्मी है तो आप ये ले लीजिए। और अगर इसमें बात की जाए तो देखिए जो तिल तेल होता है ये बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वात का जो मेन औषधि बताई गई है आयुर्वेद में वो तिल तेल बताया गया है। तो इसका आपको मसाज करना है और थोड़ा सा उस पार्ट को आपको धूप दिखानी है। जैसे अगर घुटने में है तो अच्छे से मसाज कर लीजिए और बाहर जाके बैठ जाइए, फिर उसे कपड़े से ढक लीजिए। सिकाई आप कर सकते हैं, पोटली बनाइए, उस पार्ट की आप सिकाई करें। इन चीज़ों में आपको डॉक्टर के पास तो जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप घर में अपना आराम से कर सकते हो। शुरुआत में जब अकड़न हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, चलने में परेशानी, तो वहाँ पर तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ पर दर्द बहुत माइल्ड है, हल्का फुल्का, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। ऑयल मसाज की जा सकती है, सिकाई की जा सकती है। दूसरा, आज लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया है कि भाई घी नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में गाय के घी को अमृत के तुल्य माना गया है, एक औषधि है। कहाँ गलती होती है, ज़्यादा नहीं खाना है। दो तरह के मैंने लोग देखे हैं, या तो बहुत ज़्यादा खाने वाले या बिल्कुल ज़ीरो खाने वाले। तो बीच की भी एक स्टेज होती है ना, वो अपनाइए, है ना। जो हेल्दी है, हर चीज़ को लेने का ना एक वे होता है, कितना आपको अमाउंट लेना है। तो गाय का घी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ये हर एक अवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, बाल्यावस्था हो, युवावस्था या वृद्धावस्था। तो ये चीज़ें ना आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। इन चीज़ों से ही आपकी जॉइंट हेल्दी बनते हैं, आपके मसल्स हेल्दी बनते हैं और अल्टीमेटली आपको ये सारी बीमारियां नहीं होती हैं। रात में सोते समय आप अपने पैर के तलवों पर तेल लगाइए, जिसे पाद अभ्यंग आयुर्वेद में कहा गया है ना। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है जिससे आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपके ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक थेरेपी है। तो इसमें डॉक्टर सोनल, तेल कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, तिल के तेल के साथ साथ या उसके अलावा? तिल का तेल तो बेस्ट है, इसके अलावा आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। सरसों का तेल अगर आपको और उसमें जाना है, मेडिकेटेड ऑयल यूज़ करना है, तो आप महानारायण तेल यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे ही तेल बहुत अच्छे होते हैं। या फिर आप घर में भी, जैसे सरसों तेल है, उसमें थोड़ा सा लहसुन ले लीजिए, थोड़ा सा आप अजवाइन ले लीजिए, मेथी ले लीजिए, उसको अच्छे से पका के छान के रख लीजिए। तो ये आपका एक मेडिकेटेड ऑयल बन गया, जिससे आप अपने जोड़ों में दर्द है या बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, आप उसको लगाएंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा। बिल्कुल। तो आप क्या सलाह चलते चलते हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी, ताकि जो कम उम्र की महिलाएं हैं उनको आगे चलकर ये समस्या ना हो, और जिनको है वर्तमान में वो क्या चीज़ें ना करें? तो एक सलाह चलते चलते। देखिए, आजकल ना महिलाएं घर के कामकाज में अपने जो वर्क उनका लोड है, प्रेशर है, उस वजह से ना वो अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज करने लग गई हैं। तो मेरा सबसे यही कहना होगा कि अपने घर का तो आप ध्यान रख ही रही हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। क्योंकि अगर आप वो चीज़ करती हैं ना, तो ना आप खुद का ध्यान रख पाएंगी, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा। दो चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, एक अच्छी डाइट लेना। दूसरी चीज़, एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर बनाएं। और तीसरी चीज़, आप एक अच्छी डाइट के साथ साथ, एक अच्छे एक्सरसाइज के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ना स्ट्रेस, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। इसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक कारण होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का।
वात बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तनाव होगा, चिंता होगी, तो आपका वात प्रकोपित होगा और ये भी एक कारण बन सकता है। तो आपको क्या करना है ना, एक बैलेंस लाइफ में लेकर एक कामनेस आना बहुत ज़रूरी है। भागम भाग नहीं, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना है, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना है, बच्चों से अलग हटकर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, अपनी डाइट पर फोकस करें, कोई भी एक एक्सरसाइज पिक करें, चाहे वॉकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जो आपके लिए सूटेबल हो। मैं नहीं कहती आपको जिम जाना है, आप एक एक्सरसाइज पिक करें लेकिन उसे रेगुलर करें, तो आप कभी बीमार नहीं होंगी। दूसरा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी महिलाओं से, रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं। 30 साल के बाद, इनफैक्ट 35 के बाद तो मस्ट है कि आपको 6 मंथ्स में अपने चेकअप कराने चाहिए। जैसे विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट आज की डेट में हर महिला के अंदर ये डेफिशिएंसी मिलती है, तो ये ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपको टाइम से पता लगेगा, आप उसके सप्लीमेंट्स लेंगे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो बीमारी होगी ही नहीं। दूसरा, घरेलू चीज़ें, रागी है, कैल्शियम है, दूध है, पनीर है, दही, इन सब चीज़ों को ना आप भी खाइए, सिर्फ हस्बैंड के टिफ़िन में मत दीजिए, आप भी उसको खाइए, है ना। महिलाओं की कहीं आदत होती है ना कि खुद के लिए कम करना, और तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आप ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनल, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इस बीमारी को लेकर आपने इतनी अच्छी सलाह हमारे दर्शकों को दी, उपचार बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस पर आधारित आज का हमारा कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा, और जिस प्रकार डॉक्टर सोनल ने जानकारी दी कि महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, हर 6 माह में अपने चेकअप्स कराने चाहिए, और अगर जिस तरह के लक्षण उन्होंने बताए हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़े हुए, वो लक्षण कहीं ना कहीं अगर आपको समझ आ रहे हो, नज़र आ रहे हो अपने शरीर में, अपने जोड़ों में, तो देर ना करें, तुरंत डॉक्टर पर जाएँ और अपना इलाज कराएँ। आयुर्वेद में इसका बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।